नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी संसार शाला में। मैं अंकुश कुमार पाल लेकर हाजिर हुआ हूँ आज एक नया वीडियो लेक्चर। और आज का जो वीडियो लेक्चर है हमारा वो है रीतिकाल भाग 2। ठीक है, इसके पहले हमने रीतिकाल का भाग 1 पार्ट पढ़ लिया है और उसमें हमने लगभग 75 प्रश्नों को हल किया है। तो आज हमारा रीतिकाल का भाग 2 है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पर चलते हैं अपने वीडियो। और उसके पहले अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन वाला बटन दबा देना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक करने से ये होगा कि हमें फीडबैक मिल जाता है कि हमने अपना कार्य सही किया है या अभी हमारे कार्य में और अधिक सुधार की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, तो सब कुछ आपके फीडबैक पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने इस नए वीडियो लेक्चर में। और ये नया वीडियो लेक्चर हमारा है रीतिकाल भाग 2 का। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, देखते हैं आज का हमारा जो प्रश्न है क्या है। प्रश्न हमारा है कि कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है। ठीक है दोस्तों, कवित्त रत्नाकर रचना किसकी है ये आपको बताना है। कवित्त रत्नाकर रचना किसकी है? सेनापति की है। ठीक है, ये प्रश्न क्या कह रहा है कि किस भाषा में रचित है। ठीक है, किस भाषा में रचित है आपको बताना है। चलते देखते हैं किस भाषा में रचित है। देखिए, जो पहला ऑप्शन है आपका क्या है? खड़ी बोली है। दूसरा ऑप्शन अवधी भाषा, तीसरा ऑप्शन है राजस्थानी भाषा और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए कि जो कवित्त रत्नाकर है किस भाषा में रचित है। ठीक है दोस्तों, तो कवित्त रत्नाकर जो है ब्रज भाषा में है। कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन नहीं है ब्रज भाषा का, तो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? ऋतु वर्णन तो इनके जैसा। ठीक है, ये कथन है कि ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी सिंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य शुक्ल का कथन किस कवि के लिए है? ठीक है, देखिए ऋतुकाल में अगर ऋतुवर्णन की बात आती है तो सबसे अच्छा ऋतुवर्णन कौन करे हैं? वो सेनापति करे हैं। ठीक है, सेनापति अपने श्लेष अलंकार के माध्यम से प्रकृति का वर्णन बहुत अच्छा किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा ऑप्शन आपका? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपके सेनापति। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न है देव किस प्रकार के कवि हैं? रसवादी हैं, अलंकारवादी हैं, रीतिवादी हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देव कौन से आचार्य हैं? रसवादी आचार्य हैं। कौन से कैसे आचार्य हैं? रसवादी आचार्य हैं। ठीक है दोस्त, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति ग्रंथ की अखंड परंपरा किससे मानते हैं? ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी रीति ग्रंथ की अखंड परंपरा है वो किससे मानते हैं आपको बताना है। रीति ग्रंथ की अखंड परंपरा मतलब कि रीतिकाल का प्रवर्तन, रीतिकाल का प्रवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो बताइए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तन या रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? आचार्य चिंतामणि को माना है। किसको माना है? आचार्य चिंतामणि को। यहाँ पर रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा या अविरल परंपरा भी आ जाए तो भी आपके चिंतामणि ही सही होंगे। ठीक है, आगे प्रश्न पर देखते हैं। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा है? घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा है? ये क्या है? किसने कहा? ये कथन है, ये आपको बताना है कि घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा है? घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा है? किसने कहा है दोस्तों घनानंद को साक्षात रसमूर्ति? तो साक्षात रसमूर्ति तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने रामचंद्रिका को क्या कहा यह बताना है आपको। ठीक है, असाधारण महाकाव्य, छंदों का अजायब घर, अलंकार मंजूषा या फुटकर कविताओं का संग्रह। तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने रामचंद्रिका को क्या कहा है आपको बताना है।
क्या कहा है पीताम्बर बड़त्वाल ने? इन्होंने कहा है कि फुटकर कवित्वों का संग्रह। अगर छंदों का अजायब घर पूछ लिया जाए तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, किसने कहा है ये आपको बताना है, कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है रीति मुक्त कविता की विशेषताएं हैं। रीति मुक्त कविता की विशेषताएं क्या है आपको बताना है। ठीक है, रीति मुक्त कविता की विशेषताएं क्या है? यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, यह अभिव्यंजना में यह अभिधा मूलक है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बी सी सही होगा, बी सी डी सही होगा, या बी डी सही होगा, या इनमें से कोई नहीं सही होगा? ठीक है दोस्तों, तो बताना है कौन सा इसमें आपका सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आंतरिक अनुभूतियों का काव्य। और फिर इसके बाद आया है ऑप्शन, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है। ठीक है, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, ये भी सही है। ठीक है, और क्या है? यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है। और तीसरा है यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। ठीक है, यह अभिव्यंजना या अभिधा मूलक नहीं है, अभिव्यंजना या अभिधा मूलक नहीं है। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा और सी सही हो जाएगा। ए बी सी मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किन्हें माना है, आपको बताना है। चिंतामणि, केशवदास, रत्नाकर या मतीराम। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, किसे माना है? चिंतामणि को माना है। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। धूरि तीन पायन की हाँ हाँ नेकु आनिद, यह मार्मिक चरण किनके काव्यों का अंश है? मतलब यह जो पंक्ति है, धूरि तीन पायन की हाँ हाँ नेकु आनिद, ये किसकी पंक्ति आपको बताना है। ठीक है, किसकी पंक्ति है आपको बताना है। घनानंद की है, ठाकुर की है, बोधा की है या द्विजदेव की है? ठीक है, किसकी पंक्ति है यह? तो यहाँ किसकी पंक्ति है? ये है आपके घनानंद की पंक्ति। किसकी है? घनानंद की पंक्ति है। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। द्विजदेव का वास्तविक नाम था, द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या था, ये आपको बताना है। द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या था आपको बताना है। ठीक है, राजा नृपशंभु, राजा मान सिंह, बलवंत दास या महेश दास। ठीक है, तो द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या था? राजा मानसिंह था। ठीक है, क्या था? राजा मानसिंह था। द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या था? राजा मानसिंह था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कवित्त रत्नाकर के रचयिता कौन है? ठीक है, वहां पर पूछा गया था कि कवित्त रत्नाकर की भाषा क्या है। अगला जो पीछे प्रश्न पूछा गया था वो क्या पूछा गया था? कवित्त रत्नाकर की भाषा पूछा गया है, और यहाँ पर पूछा गया कवित्त रत्नाकर के रचयिता। ठीक है, तो मैं वहां पर बता चुका हूं कि कवित्त रत्नाकर रचना किसकी है और इसकी भाषा क्या है। तो कवित्त रत्नाकर रचना किसकी है? सेनापति की, और इसकी भाषा क्या है? ब्रज। क्या है इसकी भाषा? ब्रज भाषा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्या है? अगला प्रश्न है हमारा 87 प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा कि डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार, ठीक है, चिंता रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? क्या है? रामचंद्रिका के रचयिता कौन है, ये पूछ रहा है। ठीक है, रामचंद्रिका के रचयिता कौन है आपको बताना है। ठीक है, क्या है? रामचंद्रिका के रचयिता कौन है आपको बताना है दोस्तों। तो रामचंद्रिका किसकी रचना है? आचार्य चिंतामणि की, केशवदास की, भिखारी दास की या जोधराज की? ठीक है, किसकी रचना है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रचना है रामचंद्रिका वो किसकी है? आचार्य केशव दास की है। किसकी है? आचार्य केशव दास की रचना है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार रीति निरूपण और डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार रीति निरूपण और डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार देखिए, ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ क्या है? डॉक्टर नागेंद्र ने रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ माना है। किसको माना है? ठीक है, किसको माना है? डॉक्टर नागेंद्र ने रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ कवि प्रिया केशवदास की रचना को,
कवि कल्पद्रुम चिंतामणि की रचना को, हित तरंगड़ी कृपाराम की रचना को, साहित्य लहरी सूरदास की रचना को। तो जहाँ पर अगर केशवदास नागेंद्र की बात आ जाए, डॉक्टर नागेंद्र ने किसको माना है रीतकाल का प्रवर्तक, वो तो केशवदास को मानते हैं। तो केशवदास को रीतकाल का प्रवर्तक मानते हैं, तो जाहिर सी बात है जो रीति पर ग्रंथ होगा वो इन्हीं का होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, कवि प्रिया केशवदास की रचना। ठीक, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सतसई परंपरा की पहली रचना कौन है। सतसई परंपरा की पहली रचना कौन मानी जाती है, ये आपको बताना है। सतसई परंपरा की पहली रचना कौन मानी जाती है। अमरुक शतक अमरुक की, वृंद सतसई वृंद की, नीति शतक भर्तृहरि की, गाथा सप्तशती हाल की। ठीक है, गाथा सप्तशती हाल की कौन सी रचना है जो सतसई परंपरा की पहली रचना मानी जाती है। जो सतसई परंपरा की पहली रचना मानी जाती है वो कौन सी है, तो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, कौन सी रचना है आपकी, तो जो गाथा सप्तशती हाल की रचना है इसको सतसई परंपरा की पहली रचना माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहने वाले समीक्षक कौन है। देखिए ये प्रश्न आ गया, और ये प्रश्न मैं आपको बताया हूँ कि अगर क्या नाम है फुटकल कवित्तों का संग्रह कहा जाए तो वहां पर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हो जाएंगे, और छंदों का अजायब घर कहा है तो कौन सा हो जाएगा, आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित रीतकालीन ग्रंथों का उनके रचयिताओं से सुमेलित कर कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित रीतकालीन कवियों ग्रंथों का उनके रचयिताओं से सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा सुमेलित है। पश्चिम क्या ना पद्मिनी चरित, पद्मिनी चरित किसकी रचना है, सुजान चरित किसकी रचना है, काव्य प्रकाश किसकी रचना है, और छत्र प्रकाश किसकी रचना है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो छत्र प्रकाश रचना है वो किसकी है, लाल कवि की है, और काव्य प्रकाश रचना किसकी है, चिंतामणि की है। ठीक है, किसकी है वो, चिंतामणि की रचना है। और सुजान चरित किसकी रचना है, सुदन की। बचा क्या है, पद्मिनी चरित, पद्मिनी चरित किसकी हो जाएगी, पद्मिनी चरित किसकी हो जाएगी, मुबारक की। ठीक है, किसकी हो जाएगी, मुबारक की रचना। तो यहाँ पर मिला लीजिए आपका कौन सा हो जाएगा, एक का चार, सॉरी क्या हो जाएगा, एक का चार और दो का सॉरी एक का तीन, दो का चार और तीन का एक, चार का दो। ठीक है, चार का दो। देखते हैं कौन सा हमारा विकल्प सही है। ठीक है, क्या है विकल्प हमारा, देखिए यहाँ पर एक सॉरी देखिए पद्मिनी चरित मुबारक की, सुजान चरित सूदन की, काव्य प्रकाश चिंतामणि की, और छत्र प्रकाश लाल कवि की। मिला लीजिए, एक का तीन, एक का तीन यहाँ पर है, दो का चार, दो का चार यहाँ पर है, काव्य प्रकाश तीन, तीन का एक यहाँ पर है, और छत्र प्रकाश लाल कवि का दो यहाँ पर है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो सा ऑप्शन सही हो रहा है वो है तीसरा ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, तो आप तीसरे पर लगा लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि आनंदी लाल शर्मा द्वारा बिहारी सतसई पर लिखित फारसी टीका का नाम क्या है। आनंदी लाल शर्मा, ठीक है, आनंदी लाल शर्मा जो है बिहारी सतसई पर निम्नलिखित एक टीका लिखे है, वो टीका आपको बताना है। यमक सतसई, शायर सतसई, या फिरंगी सतसई, या सतसई ये हाजिर। ठीक है, तो जो क्या नाम है आनंदी लाल शर्मा है, आनंदी लाल शर्मा है, वो बिहारी सतसई पर निम्नलिखित में से जो टीका लिखी है वो फिरंगे सतसई के नाम से लिखी। क्या लिखी है, फिरंगे सतसई के नाम से इन्होंने टीका लिखी है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है क्या है, अगला प्रश्न कि अगला प्रश्न है बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर सवैया रचना करने वाले कौन है। ठीक है, बिहारी सतसई की प्रत्येक दोहे पर सवैया किसने रचा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, कृष्ण कवि ने, गिरधर कवि ने, या लालचंद ने। ठीक है, तो बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर सवैया की रचना उनके पुत्र कृष्ण कवि ने किया था। क्या, कृष्ण
कवि ने किया था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कृष्ण कवि। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रीतकालीन ग्रंथों को उनके रचयिताओं से सुमेलित करना है। ठीक है, निम्नलिखित रीतकालीन ग्रंथों को उनके रचयिताओं से क्या करना है? सुमेलित करना है। क्या करना है दोस्तों? सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा सुमेलित है, कौन सा नहीं सुमेलित है। ठीक है, कौन सुमेलित है, कौन सा नहीं सुमेलित है, यहाँ पर आपको देखना है। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है यहाँ पर। और वीर सिंह देव चरित किसकी रचना है? केशवदास की है। कवि कुल कंठाभरण किसकी रचना है? दूल्हा की है। वृत्त कौमुदी किसकी रचना है? वृत्त कौमुदी किसकी रचना है? मतीराम की है। और रस प्रबोध किसकी रचना है? रसलीन की है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? वीर सिंह देव चरित केशवदास की, मतलब पहला का 4। ठीक है, कवि कुल कंठाभरण दूसरे का 3, वृत्त कौमुदी तीसरे का 2, और रस प्रबोध चौथे का 1। तो हमारा क्या है? 4 3 2 1, मतलब एकदम से अवरोही क्रम में है, घटते हुए क्रम में। सब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है देखते हैं। यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। पहले 4, ठीक है, फिर 3, ठीक है, फिर उसके बाद में 2, यहाँ पर फिर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, यही हमारा अवरोही क्रम है। ठीक है, और यही हमारा क्या है? सही है। ठीक, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि राधा कन्हाई सुमिरन को बहानो है। राधा कन्हाई सुमिरन को बहानो है, रीतिकालीन कवियों की भक्तिहीनता के संदर्भ में उक्त समीक्षा करने वाले कवि हैं। किसने कहा था कि आगे की कबीरी जी हैं तो कविताई न है, तो राधा कन्हाई सुमिरन के तो बहानो है ही है। पूरी पंक्ति है ये कि हाँ, पूरी पंक्ति क्या है कि आगे के कबीरी जी हैं तो कविताई, आगे के कबीरी जी हैं तो कविताई, ना तो राधा कन्हाई सुमिरन को बहानो है। यह पंक्ति है, और मान लीजिए यह पंक्ति किसकी है आपको बताना है। तो आचार्य शुक्ल की है, बाबू गुलाब राय की है, भिखारी दास की है, या देव की है? किसकी पंक्ति है आपको बताना है। ठीक है, किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है भिखारी दास की है। आगे के अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रीति ग्रंथों को उन रीतिबद्ध कवियों में सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसे ग्रंथ है और उसके बाद में क्या दिया है? उनके रचयिता दिया है। तो कवि कुल कंठाभरण किसकी रचना है? दूल्हा की। छंदमाला किसकी रचना है? छंदमाला किसकी रचना है? छंदमाला है केशवदास की। ठीक है, छंदमाला किसकी रचना है? केशवदास की। ललित ललाम मतीराम की है। ललित ललाम किसकी रचना है? मतीराम की। और सर्व 16 प्रकाश किसकी है? गुरु गोविंद सिंह की। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 का 4 देख लीजिए कहाँ पर है। 1 का 4 इसमें इन तीनों में है, तो पहला वाला ऑप्शन तो हटा ही दीजिए आपका, इसे नहीं होगा। ठीक है, फिर दूसरा है छंदमाला। छंदमाला किसकी रचना है? केशवदास की। तो फिर क्या है? दूसरे का 3, तो दूसरे का 3 यहाँ है। पहले 4 है, फिर 3 है, 2 ऑप्शन में, सी और डी में। तो आप बी भी हटा दीजिए, बचा क्या? अब देखिए ललित ललाम, ललित ललाम किसकी रचना है? मतीराम की। तो फिर तीसरे का क्या हो जाएगा? 2, तो तीसरे का हो जाएगा 2, मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने केशवदास को भाषा का मिल्टन की संज्ञा दी है? किस विद्वान ने केशवदास को भाषा का मिल्टन की संज्ञा दी है, आपको बताना है। कि तो मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा कि केशवदास को भाषा का मिल्टन किसने कहा है, ये भी कथन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं किसने कहा है। गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है, या मिश्र बंधुओं ने कहा है, या पद्म सिंह शर्मा ने कहा है, या डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है? किसने कहा है केशवदास को? किसने कहा है केशवदास को भाषा का मिल्टन? किसने कहा है केशवदास को भाषा का मिल्टन? देख लीजिए। ठीक है, तो केशवदास को भाषा का मिल्टन किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा है भाषा का मिल्टन। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं कि जायसीकृत अखरावट की तर्ज पर लिखा रामदास सहाय के ग्रंथ का नाम क्या है? तो मतलब कि राम सहाय दास ने एक रचना लिखी है जो जायसी के अखरावट के तर्ज पर है। जायसी के क्या है? अखरावट के तर्ज पर है राम सहाय दास की एक रचना। उस रचना का आपको बताना है नाम क्या है। स्वर स्वर खड़ी है, वर्ण विनोद है, ककहरा है, या वर्णमाला है?
अगर आप जानते होंगे कि जायसी की जो रचना है अखरावट, उसमें क्या है, तो अखरावट में है वर्णमाला के एक एक शब्दों को लेकर सिद्धांत संबंधी दोहों की रचना की गई। उसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी रचना की गई। तो जब वर्णमाला किसको कहते हैं, ककाहरा को तो वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा ककाहरा लगा दीजिए, ठीक है, ककाहरा हो जाएगा। आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नायिका भेद की दृष्टि से, क्या नायिका भेद की दृष्टि से, ठीक है, नायिका भेद की दृष्टि से क्या है आपको बताना है। नायिका भेद की दृष्टि से सर्वप्रथम ऋतकालीन ग्रंथ है, ठीक है। नायिका भेद की दृष्टि से ऋतकालीन का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है, ललित ललाम, सुख सागर तरंग, कवि कुलकंठाभरण, सर्व 16 प्रकाश, ठीक है। यहाँ पर नायिका भेद का पूछ रहा है, देखिए। तो जो ललित ललाम है वो अलंकारिक ग्रंथ है, क्या है, अलंकारिक ग्रंथ है। तो आप तो इसको पहले ही हटा दीजिए। ये क्या नाम है, कवि कुलकंठाभरण देव की दूल्हा की रचना है। ये भी क्या है, ये भी अलंकारिक ग्रंथ है, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए। बचा इसमें सर्व 16 प्रकाश, ये उस किसकी रचना है, ये गुरु गोविंद सिंह की है। किसकी रचना है, सर्व 16 प्रकाश, गुरु गोविंद सिंह की। तो इसमें भी नहीं है, इसमें भक्ति संबंधी रचना है, ठीक है। बचा क्या है अपना सुख सागर तरंग, क्या बचा है, सुख सागर तरंग। और सुख सागर तरंग को विश्व का नायिका भेद का विश्वकोश कहा गया है, ठीक है। सुख सागर तरंग को क्या कहा गया है, नायिका भेद का विश्वकोश कहा गया है। तो जाहिर सी बात है इसमें नायिका भेद का वाला पहला है, ठीक है दोस्तों। नायिका भेद का पहला ग्रंथ यही है, कौन सा, सुख सागर तरंग। सुख सागर तरंग रचना किसकी है, ये आपको बताना है, ठीक है। सुख सागर तरंग किसकी रचना है, बताइए किसकी रचना है सुख सागर तरंग, कमेंट करके जरूर बताना, देखते हैं किसकी रचना है, ठीक है। किसकी रचना है आपको बताना है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, छंद निरूपण ग्रंथों में प्राचीनतम ऋतकालीन ग्रंथ कौन है। छंद निरूपण ग्रंथों में, अब यहाँ पर देखिए छंद पूछ रहा है, इसका छंद का प्राचीनतम ऋतकालीन ग्रंथ कौन सा है, व्रत कौमुदी, छंदसार, पिंगल शास्त्र या छंदमाला, ठीक है दोस्तों। अगर छंद के प्रवर्तक पूछ ले तो छंद के प्रवर्तक कौन माना जाते हैं, पिंगल। छंद के प्रवर्तक कौन है, पिंगल। और पिंगल जब छंद के प्रवर्तक हैं तो उनकी रचना पिंगल शास्त्र क्या मानी जाएगी, छंद शास्त्र की प्रथम पहली रचना मानी जाएगी ना। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पिंगल शास्त्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिंगल शास्त्र रचना हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलते हैं फिर से देखते हैं अगले प्रश्न को। छंद निरूपण का पहला ग्रंथ कौन माना जाता है, ठीक है, कौन सा माना जाता है, तो ये तो हो गया है आपका पिंगल शास्त्र माना जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है, कुछ प्रश्न इधर दिया है और कुछ प्रश्न उधर दिया है, इसको आपको करना है मिलान, ठीक है। प्रश्न पढ़ लीजिए और उधर एक रचना लिख लेना है सुधा निधि और उसके सामने क्या लिखना है, तोष, ठीक है। फिर उसके बाद उधर मिलाते हैं, क्योंकि आधा प्रश्न इधर हो जाएगा आधा प्रश्न उधर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न पढ़ते हैं, क्या लिखा है प्रश्न में लिखा है कि रीतिकालीन ग्रंथों को उनके रचयिताओं के सामने से क्या है, मिलाना है, ठीक है। तो पहली जो रचना दिया है सुधा निधि और इसके तोष, इसके सामने क्या दिया है, तोष दिया है, ठीक है दोस्तों। तो पहली रचना सुधा निधि और उसके सामने दिया है तोष। चले देखते हैं। फिर उसके बाद दूसरा विकल्प क्या है, ठीक है, दूसरे विकल्प में क्या है और उसमें कि कौन सी रचना है और कौन से रचनाकार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, देख लीजिए, वहां पर पहला नंबर दिया था सुधा, क्या दिया था, सुधा निधि दिया था। तो यहाँ लिख लेते हैं आपका सुधा निधि, सुधा निधि, ठीक है। इस तरह आसानी हो जाएगी मिलाने में। और सामने दिया था तोष, है ना, यही दिया था। अब मिला लीजिए, ये हो जाएगा आपका पहला। तो सुधा निधि किसकी रचना है, सुधा निधि रचना किसकी है, ये सुधा निधि रचना है रसनिधि की, ठीक है। किसकी रचना है, रसनिधि की, नहीं ये गलत हो रहा है, ठीक है। फिर से देखते हैं, सुधा निधि किसकी रचना है, सुधा निधि किसकी रचना है, सॉरी यहाँ पर तोष लिखा है, आप तोष लिखिए। तो सुधा निधि रचना किसकी है, वो तोष की ही रचना है, तोष की रचना सुधा निधि है। और तोष को ही तोष या तोष निधि कहा जाता है, ठीक है। तोष को तोष या तोष निधि दोनों कहा जाता है। तो इन्हीं की रचना है सुधा निधि, ठीक है। रतन हजारा, रतन हजारा किसकी रचना है, रतन हजारा। तो रतन हजारा किसकी रचना हो जाएगी, रसनिधि की, किसकी रचना हो जाएगी, रतन हजारा रसनिधि की रचना हो जाएगी। द्रोण पर किसकी रचना हो जाएगी, कुलपति मिश्र की। रामस्व में किसकी रचना हो जाएगी, चिंतामणि की। मतलब इसको तो मिलाना है ही नहीं, एकदम सामने सामने दिया है, क्या है, एकदम सामने सामने दिया है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4,
क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? चौथा ऑप्शन मिल रहा है 1 2 3 4 वाला। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? चौथा ऑप्शन हमारा मिल रहा है। तो देख लेते हैं, चौथा लगा देते हैं। तो 1 2 3 4। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रीति ग्रंथ मतीराम का नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा जो ग्रंथ है जो मतीराम का नहीं है? ठीक है, रसराज नहीं है, अलंकार पंचाशका, वृत्त विचार या वृत्त कौमुदी। तो जो मतीराम का ग्रंथ नहीं है वो रसराज नहीं है। क्या है? रसराज नहीं। किसकी रचना है रसराज? किसकी रचना है रसराज? किसकी रचना है आपको बताना है। ठीक है, किसकी रचना है रसराज आपको बताना है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृति गुरु गोविंद सिंह विरचित नहीं है? ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की रचना कौन सी नहीं आपको बताना है। कवित्त प्रकाश, सर्वसोला प्रकाश, सुनीति प्रकाश, चंडी प्रकाश, चंडी चरित। ठीक है, कौन सी रचना नहीं है जो इनकी गुरु गोविंद सिंह की नहीं है? गुरु गोविंद सिंह की रचना सर्वसोला प्रकाश है, ये आ चुकी है, मैं आपको बता चुका हूँ। चंडी चरित इनकी रचना है, और कौन सी है? ये नाटक है। चंडी चरित इनका क्या है? नाटक है। ठीक है, सुनीति प्रकाश इनकी रचना है। क्या है बचा? क्या है? कवित्त प्रकाश। कवित्त प्रकाश किसकी रचना है? कवित्त प्रकाश किसकी रचना है ये आपको बताना है। और कवित्त प्रकाश इनकी रचना गुरु गोविंद सिंह की नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं कि सुजान हित प्रबंध, सुजान विलास, सुजान चरित के रचयिता क्रमशः हैं। ठीक है, अब आपको बताना है सुजान हित प्रबंध किसकी रचना है, सुजान विलास किसकी रचना है, और सुजान चरित किसकी रचना है। ठीक है, तो सुजान हित प्रबंध किसकी रचना है? आपके घनानंद की है। किसकी रचना है? घनानंद की है। सुजान विलास किसकी रचना है? सोमनाथ की। और सुजान चरित किसकी रचना है? सुदन की। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कविराज शिरोमणि की उपाधि प्राप्त कवि हैं कि कविराज शिरोमणि की उपाधि प्राप्त कवि कौन है आपको बताना है। तो मतलब कि इनमें से कौन से ऑप्शन है जिसको कविराज शिरोमणि की उपाधि प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, किसको कविराज की उपाधि प्राप्त हुई है आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं किसको कविराज की उपाधि। तो कौन ऑप्शन है? पहले भूषण है, दूसरे ऑप्शन सुदन, तीसरा पद्माकर, और चौथा है विषदेव। तो जो कविराज शिरोमणि की उपाधि मिली थी वो किसको मिली थी आपको? पद्माकर की मिली थी। ठीक है, किसको मिली थी? पद्माकर को मिली थी। ठीक है दोस्तों, कविराज शिरोमणि की उपाधि किसको मिली है? आपके दोस्त आपके महान कवि पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि मिली। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं कि छल को 34वां संचारी भाव मानने वाले रीतिबद्ध कवि हैं। ठीक है, जो छल नामक 34वां संचारी भाव है वो किसने माना है? छल को 34वां, केशवदास, चिंतामणि, मतीराम या देव। तो छल नामक 34वां संचारी भाव किसने माना है? आचार्य देव ने। ठीक है, लेकिन इनको क्या है? शुक्ल ने इसको नहीं माना है। शुक्ल ने क्या है? इसे नहीं माना। शुक्ल ने 34वां संचारी भाव क्या माना है? तो शुक्ल ने जो 34वां संचारी भाव माना है वो चकपकाहट को माना है। क्या माना है? चकपकाहट को माना है। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रसलीन का वास्तविक नाम क्या है? ठीक है, रसलीन का वास्तविक नाम क्या है आपको बताना है। सैयद अशरफ, महेश दत्त, सैयद गुलाम नबी या बालेंदु। ठीक है, तो रसलीन का वास्तविक नाम क्या है? तो रसलीन का वास्तविक नाम है सैयद गुलाम नबी। ठीक है, क्या नाम है? सैयद गुलाम नबी। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित रीतकालीन कृतियों को उनके कृतकारों से सुमेलित करना है। एक कवि, एक रचना है और एक रचनाकार है, उसको मिलाना है। तो रसिक मोहन किसकी रचना है आपको बताना है। रसिक मोहन किसकी रचना है? तुलसी भूषण रचना किसकी है? रसदर्पण किसकी है? और वृत्त विचार किसकी रचना है? ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है। ठीक है, तो किसकी रचना है? रसिक मोहन और क्या नाम है? तो रसिक मोहन रचना किसकी है? आपके रसरूप की है। ठीक है, और तुलसी भूषण किसकी रचना है? तुलसी भूषण आपके सेवादास की रचना है। ठीक है, रस दर्पण किसकी रचना है? रस दर्पण आपके बंदीजन के। और वृत्त विचार आपके किसके है? सुखदेव मिश्र के। ठीक है दोस्तों, तो एक का हमारा जाएगा 2, और 2 का जाएगा हमारा 3 में, और तीसरे का जाएगा हमारा 1 में, और चौथे का जाएगा चौथे में। ठीक है, क्या बनता है? 2 बनता है, और 3 बनता है, फिर 1 बनता है, फिर 4 बनता है। तो मतलब क्या बनता है? 2 3 1 4 क्या बनेगा? 2 3 1 4। देख लेते हैं 2 3 1 4 कहाँ है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कहाँ है? 2 3 1 4। तो 2 तो यहाँ पर हो गया,
ठीक है, 2 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर 1 है, फिर 3 है, फिर 4 है। मतलब कि हमने एक ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन को हमने उल्टा लगा दिया है। ठीक है, देखते हैं। तो तुलसी भूषण रचना किसकी है, तो 2 का हमारा 1 में जाता है। ठीक है, 2 का हमारा किस में जाता है, एक में, मतलब कि किसकी है, रघुनाथ बंदी जन की रचना है। किसकी रचना है, रघुनाथ बंदी जन की रचना है। ठीक है, फिर से मिला लीजिए, कहीं गलत हो रहा है। ठीक है, देखिए रसिक मोहन किसकी रचना है, हमारा रसिक मोहन हो गया रस रूप की। ठीक है, तुलसी भूषण हो गया आपके क्या नाम है इसके, किसके हो जाएंगे, रघुनाथ बंदी जन के। रस दर्पण हो जाएंगे आपके किसके हो जाएंगे, रस दर्पण आपके हो जाएंगे सेवादास के। रस दर्पण किसके हो जाएंगे, सेवादास के। और वृत्त विचार हो जाएगा आपके सुखदेव की। तो हमारा यही ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा, पहला ऑप्शन 2 1 3 4। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का अंतिम सिंगारी कवि कौन है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अंतिम क्या है, रीतिकाल का अंतिम सिंगारी कवि कौन है, ये आपको बताना है। तो ग्वाल कवि है, द्विजदेव है, पद्माकर है, घनानंद है। ठीक है, तो कौन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतकाल का अंतिम सिंगारी कवि, क्या है यहाँ पर, यह प्रश्न पर ध्यान रखना, अंतिम कवि पूछ लेता है। शुक्ल के अनुसार रीतकाल का अंतिम कवि, शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का अंतिम कवि पूछता है, रीतिकाल का अंतिम कवि। ठीक है, अंतिम कवि पूछता है। ठीक, और कभी कभी पूछ लेता है रीतिकाल का सिंगारी कवि, जैसे यहाँ पर सिंगारी पूछा है और यहाँ पर अंतिम कवि। तो जब अंतिम कवि पूछेगा तो उसका दूसरा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंगारी ऑप्शन पूछ रहा है तो यहाँ दूसरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो जो रीतिकाल के अंतिम सिंगारी कवि हैं, जो मतलब कि रीति मुक्त वाले हैं, तो रीति मुक्त में इसमें अंतिम कौन है आपके, द्विजदेव। कौन है, द्विजदेव हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विजदेव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा बिहारी पर समीक्षात्मक कृति, कविवर बिहारी लाल के लेखक हैं। बिहारी पर एक समीक्षात्मक टिप्पणी लिखी गई है और उस टिप्पणी का नाम क्या है, या टीका भी कह सकते हो आप। तो वो उस टीका का नाम है कविवर बिहारी लाल। अब इसके पूछ रहा है लेखक कि कविवर बिहारी लाल के लेखक कौन है, कौन है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारा कृष्ण कवि है, और दूसरा ऑप्शन है हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन है हमारा राधा कृष्ण दास, और चौथा ऑप्शन है हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है दोस्तों, कौन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपको बताना है कि कविवर बिहारी नामक समीक्षात्मक लेख के कौन लेखक हैं, तो वो आपके हैं राधा कृष्ण दास। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों का अंतिम कवि। देख लीजिए यहाँ पर रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों का अंतिम कवि पूछ रहा है। वहां पर सिंगारी पूछा था और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वहां पर सिंगारी पूछा था, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, लक्षण। ठीक है दोस्तों, तो लक्षण वाला देखिए, पहले तो कौन सा ऑप्शन है, द्विजदेव या ग्वाल कवि ठाकुर या पद्माकर। ठीक है, द्विजदेव ठाकुर या पद्माकर। तो जो लक्षण कवि हैं, लक्षण कवि लिखने वाले हैं, अंतिम कवि हैं, वो आपके कौन है, पद्माकर हैं। कौन है आपके लक्षण कवि लिखने वाले अंतिम कवि कौन है, पद्माकर। कौन है, पद्माकर। देखिए लक्षण में पद्माकर चले जाएंगे और सिंगारी में चले जाएंगे आपके द्विजदेव। सिंगारी में कौन जाएंगे, द्विजदेव जाएंगे। और अंतिम कवि में जाएंगे, अंतिम कवि में जाएंगे कौन, ये मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि मान लीजिए शायद पीछे प्रश्न हो तो बाद में देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, बता दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि लोगन लागी कवित्त बनावत, लोगन कवित्त कीवो खेल कर जानो, सॉरी ये पंक्ति दूसरी है। लोगन कवित्त कीवो खेल कर जान्यो है, समीक्षात्मक उक्ति के लेखक कौन है। ठीक है, उक्ति मतलब पंक्ति यही है कि इस पंक्ति के लेखक कौन है आपको बताना है। ठीक है, कौन है इस पंक्ति के लोग हैं, लोगन कवित्त कीवो खेल कर जानो, मतीराम, भिखारीदास, ठाकुर, चिंतामणि। ठीक है, कौन है लोगन कवित्त कीवो खेल कर जानो, पंक्ति किसकी है, तो ये आपको बताना है। तो यह जो पंक्ति है किसकी है, ये आपके हैं ठाकुर दास की। किसके हैं, ठाकुर की है। ठीक, किसकी है, ठाकुर की है। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा रीतिकालीन राम काव्य परंपरा का जो प्रबंध काव्य है, रामश्वमेघ के रचयिता कौन है। ठीक है, तो कुल मिलाकर रामश्वमेघ के रचयिता पूछ रहा है, ये जान लीजिए। तो रामश्वमेघ क्या है, राम काव्य परंपरा का क्या है, एक प्रबंध काव्य है। प्रश्न देखिए, रामश्वमेघ
कैसा काव्य है? रामस्वमेघ राम काव्य है, राम काव्य है, ठीक है। कैसा काव्य है? राम काव्य है। फिर आप पूछिए रामस्वमेघ का वो क्या है? विधा जैसे कि पूछ ले, प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है या लंबी कविता है? तो क्या है? लंबी कविता है। अब उसके बाद पूछ लिया कि इसके लेखक कौन है, कौन है इसके रचयिता। तो इस तरह से 3 प्रश्न इसी से बन गए, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, रामस्वमेघ के रचयिता कौन है, ठीक है। देखते हैं, पहला ऑप्शन आपका केशवदास है, दूसरा ऑप्शन दीनदयाल गिरी है, तीसरा आपका मधुसूदन है, चौथा आपका भगवत रसिक है, ठीक है। तो जो इसके लेखक हो जाएंगे रामस्वमेघ के रचयिता, क्या हो जाएंगे? रामस्वमेघ के रचयिता, राम का आपका प्रबंध काव्य जो है रामस्वमेघ के रचयिता कौन हो जाएंगे? आपके मधुसूदन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आपके मधुसूदन हो जाएंगे, ठीक है। अगर एक और रचना है रामस्वमेघ प्रबंध काव्य, वहां पर अगर चिंतामणि होता तो इनका भी सही हो जाता, क्योंकि इनकी भी रचना क्या है रामस्वमेघ और प्रबंध काव्य में है, ठीक है। आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूरती मिश्र कृत बिहारी सतसई की टीका का नाम क्या है? ठीक है, सूरती मिश्र ने बिहारी सतसई पे एक टीका लिखी है, उसका नाम क्या है? सूरत चंद्रिका, बिहारी सार, अमर चंद्रिका या अमर सूरती और अमर चंद्रिका, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सूरती मिश्र ने बिहारी सतसई की टीका पर अमर चंद्रिका नाम से लिखा, क्या किस नाम से लिखा है? अमर चंद्रिका नाम से, ठीक है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। लल्लू लाल कृत लाल चंद्रिका का विषय क्या है? वीरेंद्र सतसई की टीका है, काव्यांग निरूपण है, बिहारी सतसई की टीका है या काव्यशास्त्र मम्मट का भाष्य प्रभाव, ठीक है। तो जो लल्लू लाल कृत लाल चंद्रिका है, ये क्या है? ये भी बिहारी सतसई की टीका ही है, क्या है? बिहारी सतसई की टीका ही है ये भी, ठीक है। क्या है? बिहारी सतसई की टीका। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बिहारी सतसई की क्या है? टीका है, ठीक है दोस्तों। आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित थे, ठीक है। प्रश्न क्या है? घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित थे, आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। किस संप्रदाय में दीक्षित थे घनानंद, ये आपको बताना है, ठीक है। किस संप्रदाय में दीक्षित थे घनानंद, ये आपको बताना है, ठीक है। तो प्रश्न क्या है? घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित थे, ठीक है। कौन से संप्रदाय में? राधा वल्लभ संप्रदाय में, निम्बार्क संप्रदाय में, गौड़ी संप्रदाय में या हरिदासी संप्रदाय में, ठीक है। तो जो घनानंद दीक्षित थे वो आपके किस संप्रदाय में दीक्षित थे? निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, ठीक है। कौन से संप्रदाय में दीक्षित थे? निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा कि देव और बिहारी की तुलनात्मक आलोचना, देव और बिहारी की जो तुलनात्मक आलोचना की सूत्रपात करता कौन थे? पद्म सिंह शर्मा थे, मिश्र बंधु थे, लाला भगवान दीन थे या कृष्ण बिहारी मिश्र थे? तो देव और बिहारी की जो तुलनात्मक आलोचना के सूत्रकर्ता थे या सूत्रपात करता थे वो कौन थे आपके? ठीक है, कौन थे आपके? मिश्र बंधु थे, ठीक है। कौन थे? मिश्र बंधु थे। इन्होंने देव और बिहारी की तुलनात्मक आलोचना के सूत्रपात किया है या सूत्रधार है, ठीक है दोस्तों। आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, काव्यांग निरूपक कवि हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है काव्यांग निरूपक कवि। काव्यांग निरूपक का मतलब क्या होता है? जो काव्य के सभी अंगों का निरूपण करे। काव्य के सभी अंग मतलब जैसे हो गया रस, छंद, अलंकार, रस, छंद, अलंकार, काव्य और काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य सौंदर्य, ठीक है। जितने भी हैं रीति परक जितने भी अंग हैं उन सभी का जो है मतलब कि निरूपण करे या उन सभी का क्या है? प्रस्तुतिकरण दे, वही क्या है? काव्य निरूपक हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि काव्य निरूपक ग्रंथ कौन सा है, ठीक है दोस्तों। काव्य निरूपक ग्रंथ कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है, चलते हैं देखते हैं। हमारा प्रश्न कौन सा था? 118 नंबर का था, ठीक है दोस्तों। क्या है? 118 नंबर का प्रश्न था। कहाँ चला गया हमारा 118 नंबर प्रश्न? ठीक है दोस्तों, 118 नंबर प्रश्न कहाँ चला गया? ये है, ठीक है। कहाँ है? ये है हमारा प्रश्न, ठीक है दोस्तों। ये है 118 नंबर प्रश्न। तो देखते हैं कौन सा हमारा सही है। काव्यांग निरूपक के कवि कौन है? श्रीपति हैं, श्रीधर पाठक हैं, रूपशाही हैं या शशिनाथ हैं, ठीक है दोस्तों। तो कौन है काव्य निरूपक संप्रदाय के कवि? तो जो काव्य निरूपक कवि हैं वो है आपके श्रीपति। कौन से हैं? श्रीपति हैं। कौन है? श्रीपति हैं आपके, ठीक है दोस्तों। कौन है आपके? श्रीपति, ठीक है। देखते हैं
क्या हो जाएगा आपका? श्रीपति हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, श्रीपति हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएंगे? आपके श्रीपति हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं देखते हैं प्रश्न पर। अगले प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा कि रस निरूपक कवियों में कौन सही नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा कवि है जो रस का निरूपण नहीं किया है? मतीराम, उजियारे, चेतन, देव। ठीक है, कौन ऐसा कवि है जो रस का निरूपण नहीं किया है? देखिए, तो यहाँ पर मतीराम ने भी लिखा है, क्या है? मतीराम की रचना है एक रसराज। क्या है? रसराज मतीराम की रचना है, तो रस निरूपण होगा। उजियारे कवि का है, उजियारे ने भी क्या नाम है? क्या नाम है? रस दर्पण लिखा है इन्होंने। क्या लिखा है? रस दर्पण इन्होंने भी लिखा है। बचे क्या? देव, देव की रचना है रस विलास। रस विलास और भवानी विलास दोनों क्या है? रस निरूपण। एक ही लेखक बसते हैं, एक ही रचनाकार बसते हैं, वो कौन है? आपके चेतन हैं। कौन है? चेतन कवि। और चेतन कवि क्या है? हमारे रस निरूपक आचार्य नहीं है। क्या? रस निरूपक आचार्य नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? कौन है? चेतन कवि। कौन है? चेतन कवि जो है हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि नैन पचासा, नैन पचासा किसकी रचना है? आपको बताना है। माखन की है, दशरथ की है, रसरूप की है, या मंडन मिश्र की है? ठीक है, किसकी रचना है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, किसकी रचना है? नैन पचासा। नैन पचासा किसकी रचना है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, किसकी रचना है नैन पचासा, ये आपको बताना है। ठीक, तो नैन पचासा किसकी रचना है देख लीजिए। नैन पचासा किसकी रचना है? माखन की है, दशरथ की है, रसरूप की है, या मंडन मिश्र की है? ठीक है, तो नैन पचासा किसकी रचना है? आपके मंडन मिश्र की है। किसकी रचना है? मंडन मिश्र की रचना है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्या है? अगला प्रश्न क्या है हमारा? यमुना लहरी किसकी रचना है? ठीक है, यमुना लहरी किसकी रचना है? यमुना लहरी किसकी रचना है? पद्माकर की है, ग्वाल की है, या पद्माकर ग्वाल दोनों की है, या प्रताप सिंह की है? ठीक है, किसकी रचना है आपको बताना है। तो जो यमुना लहरी है किसकी रचना है? वो ग्वाल कवि की है। किसकी रचना है? ग्वाल कवि की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? ग्वाल कवि की रचना है। ठीक, पद्माकर की जो है वो गंगा लहरी है। क्या है? पद्माकर की जो क्या है वो गंगा लहरी है। क्या है? गंगा लहरी है। ठीक है दोस्तों, हाँ, अगर यहाँ पर क्या नाम है भारतेंदु होते तो उनकी एक रचना है यमुना छवि। ठीक है, यमुना छवि उनकी रचना है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि रीतकालीन कवि कविता के सौदागर थे। रीतकालीन कवि जो थे क्या थे? कविता के सौदागर थे। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का है, रामचंद्र शुक्ल का है? ठीक है, किसका है? और दो ऑप्शन है पर उत्तर हमारा यहीं पर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आगे जाने से। ठीक है, तो कविता रीतकालीन कवियों को कविता का सौदागर किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा। ठीक है दोस्तों, देख अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न क्या है कि इनकी सी क्या है? इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई सामर्थ्य नहीं हुआ। यह कथन किसका है? ठीक है, यह कथन किसका आपको बताना है। बच्चन का है, शुक्ल का है, दिनकर का है, या एचपीडी मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो यह कथन तो आपको पता हो जाए किसका है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगर पूछ ले कि यह कथन किसके संदर्भ में है, किसके संदर्भ में है, तो आपको बताना है। ठीक है, इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा और लिखने में कोई सामर्थ्य नहीं हुआ। ठीक है, तो किसके बारे में कहा है ये कथन, आपको कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके ये बताना है कि यह किसके बारे में कहा गया है। इससे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितने हद तक अच्छी है, या कहाँ तक तैयार मतलब कितनी अच्छी तैयारी है। ठीक है दोस्तों, ये मत सोचना कि मैं मतलब अपने कमेंट क्लिक कर रहा हूँ, मैं ये भी देखूंगा कि आपको कितना आ रहा है या कितना नहीं आ रहा है, आपको किस लेवल तक आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करके जरूर बताना कि कथन किसके संदर्भ में है। मुझको बताने में कोई आपत्ति नहीं, मैं एक झटके में बता दूंगा कि कथन किसका है और किसके बारे में कहा गया है और कब कहा गया है, क्यों कहा गया है, किस लिए कहा गया है। ठीक है दोस्तों, मेरा काम यही है बताना, लेकिन आपका भी फर्ज पड़ता है कि आप भी कमेंट करके बताएं कि हाँ हमको पता है ये चीजें। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न क्या है कि के लिखे रात आघाने नहीं। ठीक है, क्या है?
केली की रात अघाने नहीं, दिन में ही लला पुनि घात लगाई। ठीक है, केली की रात अघाने नहीं, दिन में लला पुनि घात लगाई। यह पंक्ति किसकी है आपको बताना। ठीक है दोस्तों, भूषण की है, देव की है, मतीराम की है या पद्माकर की है। ठीक है, तो केली की रात अघाने नहीं पंक्ति किसकी है, मतीराम की है। ठीक है, अगर मैं पूछ लूं कि इसमें कौन सा गुण है, कौन सा गुण पाया जाता है, केली की रात अघाने में कौन सा गुण है, तो आप कमेंट करके मुझको बताना कि केली की रात अघाने नहीं में कौन सा गुण पाया जाएगा, ओज गुण, माधुर गुण या प्रसाद गुण। ठीक है, आपको बताना होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि देवचरित में किसके जीवन के बारे में लिखा गया है। देवचरित रचना किसकी है, किसकी रचना है, ये है देवचरित रचना देव की। अब ये पूछ रहा है कि देवचरित में किसके जीवन के बारे में, किसके जीवन के बारे में, राम के बारे में, सीता के बारे में, कृष्ण के बारे में या कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो जो देवचरित रचना है वो किसके बारे में है आपके, किसके बारे में है आपके, कृष्ण के बारे में है। किसके बारे में है, कृष्ण के बारे में देवचरित है जो रचना है, किसके बारे में है, कृष्ण के बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि गणपति चंद्रगुप्त ने भूषण का मूल नाम क्या बताया है। ठीक है, गणपति चंद्रगुप्त ने भूषण का मूल नाम क्या बताया है आपको बताना है। गणपति चंद्रगुप्त आप जानते हैं इतिहासकार हैं और भूषण रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि हैं और इनको क्या नाम है, त्रिपाठी बंधुओं के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो इनका मूल नाम बताना है, क्या बताया है उन्होंने। घनश्याम पतिराम बताया है, घनश्याम बताया है या घनश्याम या पतिराम दोनों बताया है अथवा शशिनाथ बताया है। ठीक है दोस्तों, क्या बताया है आपको बताना है। ठीक है, तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने भूषण का जो मूल नाम बताया है, भूषण का मूल नाम क्या बताया है, भूषण का मूल नाम बताया है उन्होंने पतिराम। क्या बताया है, पतिराम। ठीक है, अगर डॉक्टर बच्चन सिंह की बात आ जाए, डॉक्टर बच्चन सिंह की बात आ जाए तो उन्होंने बताया है घनश्याम। क्या नाम बताया है, घनश्याम बताया है। और इन्होंने एक और नाम बताया है पतिराम या मनीराम। क्या बताया, पतिराम या मनीराम, दो नाम बताए हैं इन्होंने क्या नाम, गणपति चंद्रगुप्त ने भूषण के। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा कि डॉक्टर बच्चन ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने मतीराम का प्रथम ग्रंथ क्या माना है। ठीक है, फूल मंजरी माना है, छंदसार माना है, ललित ललाम माना है या रसराज माना है। ठीक है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने मतीराम का जो प्रथम ग्रंथ माना है वो किसको माना है, रसराज को माना है, रसराज को। अधिकांश विद्वान फूल मंजरी मानते हैं लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह किसे मानते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह किसे मानते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह मानते हैं आपके रसराज को। किसको मानते हैं, रसराज को मानते हैं। ठीक है दोस्तों, किसको मानते हैं, रसराज को मानते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है यह आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है, मिश्र बंधुओं ने कहा है। किसने कहा है, मिश्र बंधुओं ने कहा है रीतिकाल को अलंकृत काल। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल को कितने भागों में बांटा है। श्रृंगार काल कितने भागों में बांटा है, श्रृंगार काल मतलब रीतिकाल कितने भागों में बांटा है, 3। ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्या नाम है कि इनका जन्म तिकवापुर में नहीं है। ठीक है, भूषण का है, मतीराम का है, चिंतामणि का है, या देव का है, कि कौन से नहीं है। तो इनका जो देव का जन्म हुआ है वो इटावा में हुआ है। कहाँ हुआ है, इटावा में। ठीक है, तो आपने क्या हो जाएंगे, देव सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि दौलत राम किसका मूल नाम है। ठीक है, दौलत राम किसका मूल नाम है ये आपको बताना है। दौलत राम किसका मूल नाम है, उजियारे का। किसका मूल नाम है, उजियारे का मूल नाम दौलत है। किस कवि की सतसई पर हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था, ये आपको बताना है। बिहारी सतसई, वियोगी की रचना, या दुलारे लाल भार्गव की, या मतीराम की। ठीक है, किसकी रचना पर कौन सी सतसई है जिसकी रचना पर क्या है, मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था, तो वो कौन सी रचना है आपके, वियोगी हरि की रचना है वीर सतसई। वियोगी हरि की रचना क्या है, वीर सतसई पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा क्या है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा कि तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो, लला मन देहु पल्लेहु छटाक नहीं। किसकी पंक्ति है आपको बताना है। बिहारी की पंक्ति है, बोधा की पंक्ति है, आलम की पंक्ति है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो क्या नाम है पंक्ति है, तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो, लला मन देहु पल्लेहु छटाक नहीं, तो ये पंक्ति है आपके
पद्माकर की, किसकी पंक्ति है आपके, पद्माकर की पंक्ति है, और यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बासर की संपत्ति उलूक ज्यों न चितवत, बासर की संपत्ति उलूक ज्यों न चितवत पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति किसकी है, आपके केशवदास की, और यह पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिल्ली टीजीटी में पूछ चुका है, ठीक है। कहाँ पूछ चुका है, दिल्ली टीजीटी में, दिल्ली टीजीटी में ये क्या है, पूछ चुका है प्रश्न, ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान रखना कि बासर की संपत्ति उलूक ज्यों न चितवत पंक्ति किसकी है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि मती केशवदास की रचना का रचना काल क्या है, ठीक है। तो केशवदास की रचना है, उनका रचना काल क्या है, रचना काल क्या गलत है, यहाँ पर गलत पूछ रहा है। तो रामचंद्रिका 1601 ईस्वी सही है, विज्ञान गीता 1610 ईस्वी सही है, ठीक है। नक्सिक छंदमाला 1607 ईस्वी सही है, नक्सिक 1612 ईस्वी ये गलत है। जहांगीर जस चंद्रिका है 1612 ईस्वी की, क्या है, जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी की। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा, कौन सा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सी रचना का समय गलत है, चौथे की, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है किसने रामचंद्रिका को छंदों का खजाना कहा है, ठीक है। किसने रामचंद्रिका को छंदों का खजाना कहा, ये आपको बताना है, ठीक है। किसने कहा है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, रामविलास शर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आज्ञे ने, ठीक। किसने कहा है रामचंद्रिका को छंदों का खजाना, किसने कहा है, आज्ञे ने कहा। अगर छंदों का अजायब घर पहुंच लेता तो आपके रामस्वरूप चतुर्वेदी हो जाते, और फुटकल कवित्तों का संग्रह हो जाता तो आपके कौन हो जाते, क्या नाम है, पीताम्बर दत्त बड़कथवाल हो जाते, ठीक है दोस्तों। आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्या है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा असंगत पंक्ति है, ठीक है। असंगत पंक्ति कौन सी है, यहाँ पर देख लीजिए असंगत पंक्ति कौन सी है। मंगन को देख पट देथ बार बार है, सेनापति की है। आखिन मुंदवे के मिस आनी मतीराम की है। पहिरो चुनरी चुन के दुल्हन संग लाल के, कवि बेनी की है। कुंदन को रंग फीको लागे मतीराम की है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा ऑप्शन है कौन सा, आखिन मुंदवे के मिस आनी अचानक पीठ उरोज लगावे, ठीक है। ये पंक्ति है यहाँ पर, आखिन मुंदवे के मिस आनी अचानक पीठ उरोज लगावे, तो ये किसकी पंक्ति है, मतीराम की नहीं होकर किसकी पंक्ति है, चिंतामणि की। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, दो, ठीक है। आगे प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्या है, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को पंक्ति किसकी है। तो शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को पंक्ति भूषण की है, किसकी पंक्ति है, भूषण की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कुलपति मिश्र की किस रचना में नायिका भेद को छोड़कर सभी काव्यांग की विवेचना है, ठीक है। कुलपति मिश्र की कौन सी रचना है जिसमें नायिका भेद को छोड़कर सभी काव्यांग की विवेचना है, तो वो कौन सी रचना है आपके, रस रहस्य है, द्रोपण है, नक्षिक है, या श्रृंगार सार है, ठीक है। कौन सी रचना है आपको बताना है, ठीक है। कौन सी रचना है, कौन सी रचना है आपको बताना है, ठीक है दोस्तों, कौन सी रचना है तो बताइए। तो भूषण की जो का नाम है, भूषण की जो कुलपति मिश्र की जो रचना है नायिका का नाम है, कौन सी रचना है जिसमें नायिका भेद को छोड़कर सभी काव्यांग की विवेचना है, ठीक है। मुंह बहुत ज्यादा सूख गया है तो इसलिए आवाज लड़खड़ा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अपना रस रहस्य सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रीतकालीन हिंदू जात के प्रतिनिधि कवि कौन है। रीतकालीन हिंदू जात के प्रतिनिधि कवि हैं कौन, भिखारीदास, भूषण, कालिदास या चिंतामणि। तो कौन है, वो है आपके भूषण है, कौन है, भूषण है। अगला है कि भूषण को रीतकाल का राष्ट्रीय कवि किसने कहा है, भूषण को रीतकाल का राष्ट्रीय कवि किसने कहा है आपको बताना है, ठीक है। तो भूषण को रीतकाल का राष्ट्रीय कवि किसने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, किसने कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ननद निनारी सासू मैके सिधारी, ठीक है, ठीक है। ननद निनारी सासू मैके सिधारी, तो ननद का है अलगंठ रही, आराम से रही, और सासू मैके चली जाए तो क्या है, निनार सुख है, सुख तो रही, क्या है, ये ट्रिक है कि ननद निनारे रही तो क्या है, सुख रही का, और सास मैके चली जाए तब का पतोहू का सुख रही, तो किसकी पंक्ति हो जाएगी, सुखदेव की पंक्ति हो जाएगी, किसकी पंक्ति हो जाएगी, सुखदेव की, ठीक है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि असुमेलित पंक्ति है, पंक्ति भी यहाँ पर है, ठीक है, पंक्ति यहाँ भी है कि उमड़ घुमड़ घन छोड़त अखंड धार, उमड़ घुमड़ घन छोड़त अखंड धार पंक्ति किसकी है, राम कवि, ठीक है। जहाँ भागवत गीता पढ़ी वहाँ पढ़ी का, वहाँ वह पढ़ी पढ़त निमाज पंक्ति किसकी है, निमाज की। पर रस चाहे पर किया तजय आप गुणगोत देव की पंक्ति। अखिया हमारी दई मारे सुधिबुधि हारी भिखारी दास की पंक्ति, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारी दूसरी पंक्ति है, कौन सी दूसरी पंक्ति है,
कि जहाँ भागवत गीता पढ़ी वहाँ पढ़त कभी नमाज, वह कभी पढ़त नमाज। तो यह पंक्ति जो है वो नमाज की पंक्ति नहीं है, कि नमाज की पंक्ति नहीं है, किसकी पंक्ति है, वो भागवत की पंक्ति है, भागवत की पंक्ति है। जब एक बार जयसिंह के दरबार में नहीं ये थे भागवत कवि थे, और भागवत के नहीं राजा प्रताप सिंह की, प्रताप सिंह के दरबार में भागवत कवि थे, और भागवत कवि किसी बात से क्या नाम है रुष्ट हो गए थे राजा प्रताप सिंह, तो भागवत को हटाकर उनके दर पर इन्होंने नमाज को रखा था। ठीक है, नमाज को रखा था। तो जब नमाज उस जगह पर पहुंच गए थे तब उन्होंने भागवत ने यह व्यंग मारा था नमाज पर, क्या तब व्यंग मारा था नमाज पर, कि जहाँ भागवत गीता पढ़ी वहाँ कभी पढ़त नमाज। ठीक है, अगले पंक्ति अगला चलते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि असुमेलित है। घूंघट पट की आड़ दे हंसत जबै वह नार, घूंघट पट की आड़ दे हंसत जबै वह नारी। पंक्ति किसकी है, भूपति सिंह की है। भरत न चौकी नग जड़ी याते उर्मे राय, किसकी पंक्ति है, रसलीन की है, रसलीन की है। ठीक है, असुमेलित है, सुमेलित है, ये दोनों सुमेलित हैं, क्या है, ये भी सुमेलित है और ये भी सुमेलित है। ठीक है, अब आगे के यही दो बचे हैं जो असुमेलित होंगे। ठीक है, ठीक है, देखते हैं क्या है अगली दो पंक्ति। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी, बहुत ही फेमस पंक्ति है और बहुत ही फेमस राइटर है पद्माकर की। अगली पंक्ति है चोरी चुगली जामनी और पराई नार। ठीक है, ये किसकी पंक्ति है, गिरधर कवि की है, ये गलत है, यही गलत है और यही हमारा क्या है ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पंक्ति है सम्मन की, किसकी पंक्ति है, ये सम्मन की पंक्ति। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारा असुमेलित करना, असुमेलित है ये बताना है। रचना किसकी है, सुरभिदान लीला और कृष्णायन मंचित कवि की है। रामचंद्र भूषण और रामचंद्र भरण गोप कवि की है। भाव पंचाशिका यमक सत्सई वृंद की है। विक्रम सत्सई छत्र प्रकाश लाल कवि की है। ठीक है, बताना है कौन असुमेलित है। ठीक है, जो विक्रम सत्सई है वो बैताल कवि की रचना है। जो विक्रम सत्सई किसकी है, बैताल कवि की और छत्र प्रकाश लाल कवि की। तो इसमें एक तो मिलता है, एक नहीं मिलता है। बाकी सुरभिदान लीला और कृष्णायन दोनों मंचित कवि की है। रामचंद्र भूषण रामचंद्राभरण गोप कवि की है। भाव पंचाशिका और यमक सत्सई ये दोनों क्या है, वृंद सत्सई की है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, विक्रम सत्सई और छत्र प्रकाश। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि रसिक गोविंद की रचना नहीं है। ठीक है, रसिक गोविंद की कौन सी रचना नहीं है आपको बताना है। युगल रस माधुरी, अष्टदेश भाषा, कलयुग रासो, व्यंग्यार्थ कौमुदी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर व्यंग्यार्थ कौमुदी आ गए तो तुरंत आप जाएंगे ये किसकी रचना है, प्रताप शाही की रचना है। किसकी रचना है, प्रताप शाही की। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, चौथा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। असुमेलित, इसको भी छाटना है कौन सा असुमेलित है। श्रृंगार विलास और श्रृंगार शिरोमणि प्रताप शाही की रचना है। यमुना लहरी नेह निर्वाण बंसी विसा ग्वाल कवि की रचना है। प्रबोध पचासा पद्माभरण पद्माकर की रचना है। बढ़ा हुआ संग्रह रसविलास बेनी प्रवीण की रचना है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा इसमें असुमेलित है वो आपको बताना है। ठीक है, कौन सा असुमेलित है आपको बताना है। ठीक है, ये तो जो यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या नाम है भड़ा हुआ संग्रह और रसविलास है, ये बेनी प्रवीण की रचना ना होकर कहा है बेनी कवि की है, बेनी कवि की है। बेनी प्रवीण अलग है और बेनी क्या नाम है अलग है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि थान कवि की रचना दलेल प्रकाश को भानुमति का पिटारा किसने कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, थान कवि की रचना, ये थान कवि हैं, थान कवि हैं और इनकी रचना है दलेल प्रकाश, और इसको भानुमति का पिटारा किसने कहा ये आपको बताना है। ठीक है, तो दलेल प्रकाश को भानुमति का पिटारा किसने कहा है, किसने कहा है, तो वो कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब भानुमति का पिटारा का अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, भानुमति का पिटारा का अर्थ क्या होगा, मतलब ऐसा छोटा सा जार जिसमें अनेकों तरह तरह के क्या है वस्तुएं आ जाएं, मतलब एक चीज होता है जैसे आश्चर्यजनक वस्तु। ठीक है, आश्चर्यजनक वस्तु ये भी आप कह सकते हैं। देखन में छोटन है लेकिन बहुत चीजें रखी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सुजान चरित किसकी रचना है। ठीक है, सुजान चरित किसकी रचना है, कई बार प्रश्न आ चुका है, इससे आप लोग परिचित हो गए होंगे किसकी रचना है, सूदन की। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि मनीराम की रचना है, क्या है, मनीराम एक राइटर है, मनीराम क्या है, राइटर है, लेखक है और उनकी रचना बताना है।
तो इनकी रचना है छंद छप्पनी। क्या है? छंद छप्पनी और आनंद मंगल, दो रचनाएं हैं इनकी, छंद छप्पनी और आनंद मंगल। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सोमनाथ की रचना नहीं है। सोमनाथ की रचना कौन सी है? रसपीयूष निधि, सुजान विलास, रस प्रबोध या माधव विनोद नाटक। ठीक है, तो कौन सी रचना नहीं है? रस प्रबोध नाटक, रस प्रबोध नहीं रचना। रस प्रबोध किसकी रचना है? ये रस प्रबोध किसने? रसलेन की रचना है। ठीक है दोस्तों, रस प्रबोध किसकी रचना है? रसलेन की रचना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूट्यूब क्या नाम है, यूट्यूब चैनल हिंदी संसार शाला में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं और वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, अपने दोस्तों तक, यार मित्रों तक, ताकि जो है चैनल क्या नाम है हमारा भी मोनेटाइज हो जाए, या जो भी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी करना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।